आज हम 12वीं कक्षा के रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर नंबर 11 की परिचर्चा करेंगे। कोविड के कारण राजस्थान बोर्ड ने 11वीं चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया। बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स का मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। पूरा पढ़ने के बाद एक बार इसको रिवाइज करिएगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाशिक तंतु। पहला टॉपिक है प्रकाशिक तंतु। अब यहाँ पर बेटा आपको पढ़ना है कि प्रकाशिक तंतु होता क्या है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित, घटना पर आधारित एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशीय उपकरण, एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जाता है, संचरित किया जाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक तंतु कहलाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। प्रकाशिक तंतु की परिभाषा के बाद दूसरी बात हम करते हैं बनावट की। प्रकाशिक तंतु की बनावट में देखिएगा क्या होता है। प्रकाशिक तंतु बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिसकी त्रिज्या कई माइक्रोन की कोटि की होती है। इस तंतु पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है जिसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से कम हो।
तंतु पर चढ़ाई गई इस परत को क्लैडिंग या अधिपट्टन कहते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये आपका एक प्रकाशीय तंतु है। ये आपका क्या है? एक प्रकाशीय तंतु है। इस प्रकाशीय तंतु पर हमने कहा, इस प्रकाशीय तंतु पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है जिसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। जिसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा कि इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग कह सकते हो, या इसका दूसरा नाम हमने दिया, इसको अधिपट्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपट्टन भी कहते हैं। फिर क्या कहता है? कहता है कि बहुत सारे प्रकाशीय तंतुओं को एक गुच्छे के रूप में एक नली में डाल दिया जाता है। एक नली में डाल दिया जाता है जिसे प्रकाश नली कहते हैं। कार्य कैसे करेगा? जब प्रकाश संकेत को उचित आपतन कोण से तंतु की कोर पर आपतित करवाया जाता है। जब प्रकाश संकेत को उचित आपतन कोण पर तंतु की कोर पर आपतित करवाया जाता है, तो तंतु पृष्ठ द्वारा प्रकाशिक संकेत का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है और तंतु और प्रकाशिक संकेत ऊर्जा में कोई हानि किए बिना तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ये है आपका प्रकाशिक तंतु। तो ये क्या कहता है? तो देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु के लिए हम ये कहते हैं
प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। प्रकाशिक तंतु की बनावट के बारे में परिचर्चा करें तो प्रकाशिक तंतु के लिए हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिसकी त्रिज्या कई माइक्रोन की कोटि की होती है। इस पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है प्रकाशिक तंतु पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है जिसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब तंतु जो होता है वो सघन माध्यम की तरह बिहेव करेगा और जो क्लैडिंग जो होती है, अधिपट्टन जो है वो विरल माध्यम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है जिससे वो अविलंब से दूर हटती है। यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम के अंदर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा और हमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि सघन माध्यम में एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अगर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो घटना जो अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन की होने लग जाती है। तो ये जो प्रभाव है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश संकेत को उचित आपतन कोण पर, उचित आपतन कोण का मतलब क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर यदि हम उसको आपतित करेंगे तो उस प्रकाशीय संकेत का प्रकाशिक तंतु के द्वारा बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाशीय संकेत में ऊर्जा में हानि नहीं होगी और प्रकाशिक संकेत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये भी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा का कोई 1% भाग भी नष्ट नहीं होता है। अब अगला इसमें बात आती है प्रकाशिक तंतु के उपयोग। तो प्रकाशिक तंतु के उपयोग में पहला उपयोग क्या है? तो प्रकाशिक तंतु का पहला उपयोग है प्रकाशिक तंतु की सहायता से विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु में हमने कहा कि विद्युत संकेतों को कहां से कहां तक, विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है? संचरित किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हो? संचरित कर सकते हो। तो प्रकाशिक तंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से प्रतिबिंबों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु की सहायता से प्रतिबिंबों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 आता है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग दूर संचार में भी किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। दूर संचार में किया जाता है। एक अकेला प्रकाशिक तंतु एक बार में लगभग 3000 संकेतों को संचरित करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रकाशिक तंतु का उपयोग
अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी एंडोस्कोप, एंडोस्कोप अंतर्दर्शी नामक चिकित्सीय उपकरण में, चिकित्सीय उपकरण में भी किया जाता है, किया जाता है। तो ये आपका पहला टॉपिक था प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु के बारे में जो परिचर्चाएं थी वो हमने की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस। लेंस, लेंस के लिए हम कहते हैं, देखिएगा, दो वक्रीय या एक वक्रीय व एक समतल, अपवर्तक फलकों से घिरा, अपवर्तक फलकों से घिरा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक, उत्तल लेंस। नंबर दो, अवतल लेंस। नंबर एक, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वे लेंस जो किनारों पर पतले व बीच में से मोटे होते हैं, उत्तल लेंस की श्रेणी में आते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, उभयोत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस। नंबर दो, समतलोत्तल लेंस। नंबर तीन, अवतलोत्तल लेंस। नंबर टू है आपका अवतल लेंस। वे लेंस जो किनारों पर मोटे व बीच में से पतले होते हैं, अवतल लेंस की श्रेणी में आते हैं। अवतल लेंस की श्रेणी में आते हैं। अवतल लेंस को सामान्यतः
अवतल लेंस को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। या अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, बात एक ही है। नंबर एक हो गया उभयावतल लेंस। नंबर टू समतलावतल लेंस। नंबर तीन उतलावतल लेंस। तो यहां पर क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है हमारा लेंस। तो हम ये कहते हैं कि दो वक्रीय या एक वक्रीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी एवं पारदर्शी, अपवर्तक फलकों से घिरा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उत्तल लेंस, नंबर दो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो किनारों पर पतले और बीच में से मोटे होते हैं, उत्तल लेंस की श्रेणी में आते हैं। उत्तल लेंस सामान्यतः तीन प्रकार के माने जाते हैं। नंबर एक होता है उभयोत्तल लेंस, नंबर दो होता है समतलोत्तल लेंस, नंबर तीन होता है अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस जो होता है, वे लेंस जो किनारों पर कैसे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं, वो अवतल लेंस की श्रेणी में आते हैं। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उभयावतल लेंस, नंबर दो होता है समतलावतल लेंस और नंबर तीन होता है उतलावतल लेंस। अब इनके चित्रों की परिचर्चाएं हम करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सिंपल सा लेंस क्या है। तो लेंस के लिए हम ये कहते हैं कि दो वक्रीय या एक समतल और एक वक्रीय पृष्ठ से घिरा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के हो गए, तो यहाँ पर कहता है कि लेंस कितने प्रकार के हैं साहब, लेंस यहाँ पर दो प्रकार के हैं। नंबर एक आपने लिखा है, नंबर एक जो होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस, नंबर एक है आपका उत्तल लेंस और नंबर दो जो है वो है आपका कौन सा लेंस, नंबर दो है आपका अवतल लेंस। ठीक है, वे लेंस जो अब यहाँ पर देखिएगा, तो उत्तल लेंस के लिए हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस जो बीच में से कैसे थे, मोटे थे और किनारों पर कैसे थे, पतले थे। इन उत्तल लेंस की अपन ने कहा कि कितनी श्रेणियां मानी थी, उत्तल लेंस की हमने तीन श्रेणियां मानी थी। नंबर एक क्या था, नंबर एक था आपका उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा, नंबर एक है उभयोत्तल लेंस। नंबर दूसरा कैसा है, नंबर दूसरा है समतलोत्तल लेंस, नंबर दूसरा है समतलोत्तल लेंस। नंबर तीसरा जो है उसको अपन क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस। क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो ये कहता है कि देखिएगा मैंने क्या कहा, उभयोत्तल लेंस में हम कहते हैं कि दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, दोनों पृष्ठ अगर उत्तल हो तो उसको हम कहते हैं उभयोत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ कैसा हो, ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ कैसा है, प्रथम पृष्ठ समतल है और द्वितीय पृष्ठ कैसा है, द्वितीय पृष्ठ जो है वो कैसा है, द्वितीय पृष्ठ आपका उत्तल है, द्वितीय पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा समतलोत्तल लेंस। तीसरा में कहता है कि प्रथम पृष्ठ कैसा, तो हम ये कहते हैं कि प्रथम पृष्ठ कैसा है, प्रथम पृष्ठ इसका अवतल है और द्वितीय पृष्ठ कैसा है, द्वितीय पृष्ठ कैसा है, तो द्वितीय पृष्ठ इसका कैसा है, द्वितीय पृष्ठ उत्तल है। तो द्वितीय पृष्ठ यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो ये जो लेंस बनेगा ये अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। उभयोत्तल लेंस में मैंने क्या कहा बेटा, मैंने एक ही बात कही कि देखो लेंस के दोनों पृष्ठ, लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं। तो ये जो लेंस है ये उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। इसमें पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मैं R1 लिख रहा हूँ, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मैं R2 लिख रहा हूँ। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है
और दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। यदि दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो इसे समोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समोत्तल लेंस। क्या कहते हैं? समोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है समतल और उत्तल। तो पहला पृष्ठ कैसा है? समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा है? उत्तल। तो ये जो लेंस बनेगा ये समोत्तल लेंस बनेगा। क्या बनेगा? समतल उत्तल लेंस बनेगा। तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या r1 होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या r2। यहाँ पर r1 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है। नंबर 3 आता है अवतल उत्तल लेंस। तो प्रथम पृष्ठ अवतल और द्वितीय पृष्ठ कैसा है? उत्तल। तो देखिएगा, प्रथम पृष्ठ अवतल बनाएंगे तो प्रथम पृष्ठ अवतल बना देंगे कुछ इस तरीके का, ये आपका अवतल पृष्ठ हो गया। और दूसरा जो पृष्ठ है वो कैसा बनाना है? तो दूसरा पृष्ठ उत्तल बनाना है, तो इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। ये आपका r1 और ये आपका क्या हो गया? r2। तो ये बन गया आपका अवतल और उत्तल लेंस। इसके बाद में अवतल लेंस के अंदर क्या आ जाएगा? अवतल लेंस के अंदर देखिएगा, पहला जो लेंस है ये है आपका उभयावतल। पहला ये लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस देखो, 1 नंबर दे दिया उत्तल लेंस को, 2 नंबर हमने दे दिया अवतल लेंस को। इसमें उभयोत्तल को पहला नंबर दे दिया हमने, ये समोत्तल दूसरा हो गया, अवतल उत्तल तीसरा हो गया। इसमें उभयावतल को फर्स्ट नंबर दे रहे हैं। दूसरा जो है वो है आपका समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका उतलावतल। क्या होता है? उतलावतल, उतलावतल। ठीक है, तो देखिएगा उभयावतल में तो यहाँ पर कहता है कि दोनों पृष्ठ कैसे हों? अवतल हों। दोनों पृष्ठ अवतल हों तो उसको क्या कहते हैं? उभयावतल। पहला प्रथम पृष्ठ कैसा हो? प्रथम पृष्ठ कैसा? तो प्रथम पृष्ठ यहाँ पर कैसा है? तो प्रथम पृष्ठ यहाँ पर समतल होगा। और द्वितीय पृष्ठ कैसा होगा? द्वितीय पृष्ठ यहाँ पर कैसा होगा? द्वितीय पृष्ठ यहाँ पर अवतल होगा। ठीक है, तीसरी बात, प्रथम पृष्ठ कैसा? तो इसमें प्रथम पृष्ठ कैसा है? तो यहाँ पर प्रथम पृष्ठ है आपका उत्तल, प्रथम पृष्ठ है उत्तल। और द्वितीय पृष्ठ कैसा होगा? तो ये द्वितीय पृष्ठ जो है ये होता है अवतल। तो इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो लेंस बनेगा ये होगा उतलावतल। दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल है। तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल। तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये। तो ये दोनों पृष्ठ, इस प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। समतलावतल के अंदर देखिएगा, पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा है? दूसरा पृष्ठ आपका अवतल है। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। r1 यहाँ पर कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कहता है पहला पृष्ठ कैसा बनाना है? उत्तल, तो उभरा हुआ भाग बनाओगे। फिर दूसरा पृष्ठ क्या बनाना है? अवतल, तो अवतल में झुका हुआ भाग बनाओगे। तो इस तरीके से ये बनेगा r1 और ये बनेगा r2। तो यहाँ पर इस तरीके से लेंसों का वर्गीकरण है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से इनके बारे में लिखा जाता है।